नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, आज दूसरा दिन है। कल विपक्ष के हंगामे के चलते जो सदन था वो स्थगित करना पड़ा था और आज 11 बजे के बाद ये सदन की कार्रवाई चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद है। तमाम जो सवाल के हैं उसके जवाब दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज जब कार्रवाई शुरू हुई तो उस दरमियान नोक-झोंक भी देखने को मिली और सबसे बड़ी नोक-झोंक जो देखने को मिली वो विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय में बोला। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जो विधानसभा अध्यक्ष है सतीश महाना, उन्होंने विधानसभा की जो नेता प्रतिपक्ष है माता प्रसाद पांडेय, उनके व्यवहार को लेकर के कमेंट किया। सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष लगातार हंगामे कर रहा है और विपक्ष के जितने भी विधायक हैं उन्होंने फतेहपुर में जो कल घटना घटित हुई है उसकी चर्चा की मांग की और कहीं ना कहीं इसको लेकर के सरकार पर दबाव बनाने का काम किया था। लेकिन फिलहाल इस वक्त सदन की कार्रवाई चल रही है और लगातार जो सवालों और जवाबों का जो दौर है वो जारी है। एक क्रम में जो बेसिक शिक्षा मंत्री है संदीप सिंह, उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक बार से फिर से स्पष्ट किया है कि किसी भी विद्यालय को बंद करने की कोई योजना नहीं है। सारे जो विद्यालय हैं वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। एक और खबर की बात कर लेते हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है और हावी है। कल जब विपक्षी सांसदों ने इलेक्शन कमीशन का रुख किया था, मार्च निकाला था इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर, वहां पर एक तस्वीर है जो इस वक्त यूपी के जो और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं उनको लेकर के है। और जैसे ही ये तस्वीर आती है तो कहीं ना कहीं चर्चा का केंद्र अखिलेश यादव की तस्वीर बन जाती है। तमाम विपक्षी दल के नेता थे, राहुल गांधी भी थे, लेकिन इस तस्वीर में सभी लोगों का दिल जीता है। पहले वो तस्वीर आपको दिखाते हैं कल जब विपक्षी जो सांसद उधर जाना यार। कल विपक्षी सांसदों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन इस बैरिकेडिंग को बांध करके समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव दूसरी तरफ पहुंच गए और वहां पर बैठ गए। सबसे बड़ी बात है कि उनको रोकने के लिए तमाम प्रयास किए गए, लेकिन 52 वर्षीय सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक बहुत ही युवा की तरह बैरिकेडिंग को बांध जाते हैं। सभी लोग देखते रह जाते हैं। सभी का दिल और सभी के इस तस्वीर ने सभी का दिल जीता और शायद यही कारण है कि कल पूरा का पूरा विपक्ष एक लामबंद था और एकजुट था। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस तस्वीर की है, चाहे वो नेशनल मीडिया की बात की जाए या रीजनल मीडिया की बात की जाए, दिल्ली की हो या फिर उत्तर प्रदेश की, सभी जगहों पर इस तस्वीर ने सुर्खियां बटोरी है। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारे साथ जो हमारे साथी जुड़ रहे हैं और जो अपने शहर की खबर देंगे, ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ से कौन सी बड़ी खबर है? जी अखंड, मेरी आवाज आ रही है? आदर्श की आदर्श आवाज आ रही है। आदर्श बताइए, आप हरदोई में है, आपके पीछे जी मैं बताना जी जी आज हम बताना चाहेंगे, आज आज यहाँ पर झंडा यात्रा की जो शुभारंभ आरंभ की गई, जो महात्मा गांधी से होते हुए, और ये यहाँ पर हमारे साथ में जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बापा जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। अरे एक मिनट, लाइव लाइव थोड़ा फोटो तलब हो जाएगी। आज पूरे हरदोई में जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से हाथों में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, पूरे जोशो खरोश के साथ। पूरे शहर में आपने देखा होगा तिरंगा यात्रा निकल रही है। आदर्श के साथ फिर से कनेक्ट होंगे, नेटवर्क का कुछ इशू है। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, देखिए पुलिस की ही खबर है। कल हम एक चर्चा कर रहे थे नगर कोतवाल को लेकर के, जिस कोतवाल में कोतवाल थे, कोतवाली में, और उसी कोतवाल की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं, उन्हीं के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था। फरार चल रहे हैं। प्रयागराज से लखनऊ का दौरा उनका लगातार चल रहा है। लेकिन अब इस पूरे बिहारगंज में एक घटना हुई थी आज से ठीक 2 महीने पहले।
और उस घटना में नगर कोतवाली के कोतवाल के ऊपर एक सस्पेक्ट हुआ था कि ये मुख्य आरोपी जो मत्सन है, मुठभेड़ में फिलहाल उसके पैर में गोली भी लगी थी, तो मत्सन के साथ पैसे की लेन-देन हुए थे। उसमें आईजी अजय मिश्रा ने सीधे इंटरेस्ट लेते हुए सस्पेंड किया था और जांच बैठाई थी। जांच के दौरान मुकदमा पंजीकृत किया गया था। लेकिन अब पूरा का पूरा शायद प्रतापगढ़ की पुलिसिंग के ऊपर भी अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जो मत्सन के वकील हैं ओम प्रकाश मिश्रा, उन्होंने कुछ अखबारों को एक छोटा-सा इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मत्सन खुद कोतवाली पहुंचा था जिस दिन उसके घटना घटित हुई। उसके बाद पुलिस ने उसको बुलाया, मत्सन कोतवाली पहुंचा अपनी गाड़ी से और गाड़ी से पहुंचने के बाद उसे वहां से ले जाकर के मुठभेड़ करी गई है। उनके वकील का ये भी कहना है कि साफ तौर पे मत्सन किधर-किधर से आया था, वो उसका पूरा सीसीटीवी फुटेज हमने खंगाल लिया है और हर एक जगह का, हर एक चौराहों का हमने सीसीटीवी फुटेज ले लिया है मत्सन की गाड़ी जाते हुए। मत्सल को गिरफ्तार नहीं किया गया है, मुठभेड़ फर्जी तरीके से की गई है। शायद प्रतापगढ़ पुलिस की अब जो है थोड़ी-सी मुश्किलें भी बढ़ती नज़र आ रही हैं क्योंकि कोतवाल तो फरार चल रहे हैं, जो उस समय के कोतवाल थे जयचंद भारती। और ऊपर से अब ये नया ट्विस्ट आ जाना कि मत्सन के वकील ओम प्रकाश मिश्रा जो है, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब प्रतापगढ़ पुलिस की जो है मुसीबतें बढ़ जाएँगी कि मत्सन कोतवाली तक गया था और उसको उसके बाद जाके मुठभेड़ दिखाया गया है। तो प्रतापगढ़ पुलिस कहीं न कहीं फर्जी मुठभेड़ करती है। तो ये पूरा मामला अब हाइलाइटेड है और हर चौराहों पर एक तरीके से चर्चा का विषय बन गया है। जिस तरीके से अब प्रतापगढ़ पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। फिलहाल अभी भी आप जब तक जयचंद भारती नहीं मिलते पूरा मामला ओपन नहीं होगा कि आखिर मसला क्या था, कैसे हुई थी और जब जयचंद भारती गिरफ्तार होंगे और उन्हें न्यायालय के सामने पेश भी किया जाएगा, तो ये सवाल ज़रूर उठेगा कि मत्सन को गिरफ्तार कैसे किया गया था? मत्सन के वकील ज़रूर पूछेंगे कि आपने गिरफ्तार कैसे किया था? और हो सकता है कि एक न्यायालय में भी वो अच्छा रुख देखने को मिलेगा। फिलहाल ये न्यायालय का मसला रहेगा कि न्यायालय में क्या होता है और वो जज तय करेंगे कि आखिर मुठभेड़ हुई थी कि नहीं हुई थी, वो जज का काम है तय करना। फिलहाल जिस तरीके से अब पूरा का पूरा ये बिहारगंज का मामला अब धीरे-धीरे फिर से उबाल ले रहा है और जयचंद भारती की गिरफ्तारी ना होना प्रतापगढ़ पुलिसिंग के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि इंस्पेक्टर जो अभी तक फरार चल रहा है। आप अपराधियों की तो गिरफ्तारी कर लेते हैं लेकिन एक अपने ही विभाग के कर्मचारी की गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे हैं, एक इंस्पेक्टर को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, तो सवालिया निशान प्रतापगढ़ पुलिस के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं। अखंड। यानी तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पूरी की पूरी घटना घटित हुई है, सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष लगातार इन मुठभेड़ों पर आरोप लगाता रहता है कि ये फर्जी मुठभेड़ है। कई ऐसे वीडियोस लगातार खुद समाजवादी पार्टी के प्रमुख भी शेयर कर चुके हैं और बताया कि देखिए किस तरीके से होता है। तो विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आईजी ने ही अपने अधिकार एक कोतवाल के ऊपर इस तरीके से कार्रवाई करने के लिए मुकदमा लिखवाया है। सबसे बड़ी बात है कि प्रतापगढ़ पुलिस सवालों के घेरे में है, लेकिन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाती है। लेकिन क्या इस पूरे फर्जी मुठभेड़ में क्या केवल एक व्यक्ति ही दोषी है? अगर ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही, क्या कुछ और भी तो लोग होंगे इस पूरी की पूरी घटनाक्रम में? अगर वकील इस तरीके के दावे पेश कर रहा है कि ऐसा-ऐसा और फर्जी मुठभेड़ की जा रही है, तो और भी लोग तो आगे चल के फँस सकते हैं ज्ञानंद प्रतापगढ़ पुलिस में। जो तमाम वहाँ के लोग होंगे, उस थाने के लोग होंगे, जो इसमें शामिल होंगे इस मुठभेड़ में प्रशंसा पाने के लिए। क्योंकि देखिए फिलहाल ये भी दावा है, इसमें सच्चाई क्या है ये तो न्यायालय तय करेगा जब वहाँ पर सवाल-जवाब होंगे। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये भी बताना और इसको समझना भी बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल अखट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हम आपको बता दें कि जो मत्सन के वकील हैं ओम प्रकाश मिश्रा, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमने उनके घर से लेकर के शहर तक में जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं, उनकी हमने फुटेज निकाली है, उनकी गाड़ी क्रॉस होते हुए फुटेज निकाली है। हर एक फुटेज को अलग-अलग पेन ड्राइव में रखी गई है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके और हम उसे न्यायालय में पेश करेंगे और जज के सामने समक्ष रखेंगे और पूरे सबूतों के साथ रखेंगे। और ये भी कहा जा रहा है, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि जब वो कोतवाली के अंदर गए थे, फिलहाल इस दावे में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ, फिलहाल ये न्यायालय तय करेगा। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जब उनकी गाड़ी अंदर आई थी, मत्सन की गाड़ी अंदर आई थी, तो साफ तौर पे उसकी भी एक वीडियो बनाई गई थी। तो अब दावे कितने सच है, ये तो न्यायालय तय करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपका ही जो कह सकते हो प्रकाश की नज़र में हम कह सकते हैं कि आपका ही पीड़ित
वहां पे तांडव किया था, 20 से 25 लोगों के साथ, असलहों के साथ व्यापारी के ऊपर हमला किया था, तब आपको आपका पीड़ित नहीं है। फिलहाल वकील है, वो अपने दावे पेश कर सकते हैं। तकरीबन 45 मिनट तक तांडव किए गए थे। अगर पुलिस ने कार्रवाई की थी पकड़ के, फिलहाल पुलिस का उस टाइम का जो कहना है, मेरे पास आज भी वो बयान रखे हुए हैं। पुलिस का कहना है कि साफ तौर पे फरार होने का, और जहां इनकी गिरफ्तारी दिखाई गई वो एक ऐसा एरिया है कि वहां से आप सीधे रायबरेली होते हुए लखनऊ के लिए निकल सकते हो। कह सकते हैं कि आप शहर के छोर से आप डाक रहे हो, आपको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप हाईवे नहीं पकड़ते हो तो आप गांव के इंटीरियर से होते हुए आप रायबरेली बॉर्डर पहुंच जाते हो। उदयपुर थाना डाकते हुए आप रायबरेली पहुंच जाते हो, तो उदयपुर थाना वहां से बहुत दूर नहीं पड़ता, 40 से 45 आप हाईवे से नहीं गुजरते हो। जहां पुलिस भी जल्दी चेकिंग नहीं लगाती, वो सही है और कौन गलत, इसका फैसला तो अब न्यायालय करेगा और न्यायालय में पूरा का पूरा मामला जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अपराधियों का मनोबल इतना जरूर बढ़ा हुआ है, पुलिस कार्रवाई जरूर करती है, लेकिन अपराधी एक कदम आगे निकलते हुए तमाम तैयारी के साथ अपने वकील को भेजता है और तमाम सबूत पेश करता है कि इस मामले में पुलिस ही दोषी है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि न्यायालय इस पूरे मामले पर किस तरीके से रिएक्ट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए ज्ञानी। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? रुक जाओ, जाए चाय पिया था थोड़ा। अखन देखिए, आपको बता दें कि आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, आ रही, बताइए। अखन देखिए, बता दें, जिस तरीके लगातार अगर बात करें तो वंदे भारत पर लगभग जो है जनवरी से लेकर अब तक 12 से 15 बार जो है लगातार रायबरेली में ही, रायबरेली जिले में लगातार जो है हमले हुए हैं और इनपे कहीं ना कहीं 1-2 बार चोटिल भी हुए हैं यात्री। इसको लेकर के प्रशासन जिस तरीके से अलर्ट होना चाहिए उस तरीके से अलर्ट नहीं दिखता। एफआईआर होता है, एफआईआर के बाद कहीं ना कहीं कार्रवाई होती है अज्ञात के खिलाफ और 1-2 मामले में गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन वो गिरफ्तारी जो है नाबालिग निकलते हैं बच्चे और एक ही समुदाय के बच्चे निकलते हैं। ये बड़ा सवाल है। आज भी सुबह जो है ऊंचाहार थाने क्षेत्र में जो है वंदे भारत पर हमला हुआ है और वो वंदे भारत पे शीशा टूटा है। उस शीशे को टूटने के बाद जो है वहां पे शिवम एक करके वहां के कर्मचारी हैं, उनके तहरीर पर आरपीएफ ने मुकदमा दर्ज किया है और आरपीएफ की जब आईबीसी 24 की बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, संज्ञान में मामला है, मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी सोचने की और एक गंभीरता का विषय ये है अखंड की जिस तरीके से मामले 12 से 15 बार हमला हो चुका है, स्पेशली वंदे भारत को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं रायबरेली में, ये बड़ा सवाल है रायबरेली प्रशासन के लिए और रेलवे प्रशासन के लिए, रेलवे मंत्री के लिए। इस पे एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए अगर मामला संज्ञान में आता है और एक ही समुदाय के ज्यादातर लोग निकलते हैं। मैं किसी को टारगेट, किसी समुदाय का टारगेट नहीं करता, आईबीसी 24 किसी समुदाय को इंडिविजुअली वो नहीं करता, लेकिन ज्यादातर मुकदमे जो हुए हैं उनमें जो नाम निकल के आए वो एक ही समुदाय के निकल के आए। ऐसा एक बड़ा सवाल है कि वंदे भारत को क्यों टारगेट किया जा रहा है। ये एक आने वाले समय में रेलवे को सोचना पड़ेगा, अदरवाइज किसी दिन एक ऐसा हादसा होगा वंदे भारत पे कि रेलवे प्रशासन को भी जवाब नहीं मिलेगा। जी अखंड। सबसे बड़ी बात है इंद्रवीर, अपनी देश की संपत्ति के साथ इस तरीके की सोच रखना, इस तरीके की मानसिकता रखना और लगातार शायद उन लोगों को बचने के लिए, क्योंकि नाबालिगों को अब आगे करने की बात, जैसे आपने बताया नाबालिग है, क्या एक पूरी रणनीति, एक प्लानिंग के तहत बच्चों को, नाबालिगों को आगे किया जा रहा है जिससे कहीं ना कहीं उनको कानूनी प्रक्रिया में कुछ रियायत मिल जाए, वो बच सके, जांच से बच सके या फिर उनके ऊपर कोई मुकदमा या आपराधिक कोई ना कोई कार्रवाई ना हो सके। लेकिन लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, एक देश की संपत्ति के साथ यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बहुत बड़ी एक ट्रेन की जो लाइन होती है, पटरियां होती हैं, उस पर पूरे पर निगरानी कर पाना आसान नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जिस जगह पे एक घटना घटित होती है, क्योंकि वहां पर रेलवे पुलिस फोर्स भी होती है, तमाम जो वहां पर जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वो भी ट्रेन में जा रहे होते हैं, लेकिन ये पता लगा पाना कि कौन इसके पीछे शामिल है, ये कम से कम बेहद महत्वपूर्ण है रेलवे के लिए, क्योंकि लगातार इन घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। अगर ये सोची समझी साजिश है तो इसका पर्दाफाश होना चाहिए, क्योंकि कब तक इस तरीके का खिलवाड़ किया जाएगा लोगों की, यात्रियों की सुरक्षा के साथ। कई बार इस तरह की घटना देखी गई है कि शीशा टूट करके कुछ यात्रियों को चोट लग चुकी है। तो क्या इसके लिए कोई रोड मैप या कोई प्लानिंग नहीं तैयार की है क्या? अगर रेलवे ने प्रशासन की तरफ से कोई अगर प्लानिंग नहीं तैयार की गई है तो किसका काम है ऐसा? क्या यात्री भुगतेंगे क्या? या फिर अगर इस तरीके से जो गिरोह है, संगठित गिरोह है, जो इस तरीके के काम करने का जो इस तरीके कार्य करने का काम कर रहा है, कम से कम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन नाबालिग निकलते हैं इस पूरे मामले में। तो क्या इस तरीके का कोई एक नया प्रारूप या क्या रेलवे के अधिकारियों से या प्रशासन या आरपीओ से बात करने का प्रयास किया इंद्रवीर? उन्होंने बताया कि इसको लेकर के कोई हमने कदम उठाया कि क्या ये आप लोग इस जाइएगा तरीके नहीं। के देखिए अगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कि अभी आपने कहा कि नाबालिगों को क्या जानबूझ के आगे किया जा रहा है, ये जांच का बहुत बड़ा विषय है। और ज्यादातर मामलों में जब एफआईआर हुआ और जो एक दो जगह पकड़े भी गए हैं और एक दो जगह कार्रवाई भी हुई है, तो ज्यादातर उसमें नाबालिग निकले हैं। और ये बड़ा विषय है, इस पे जांच का विषय है, इस पे हम या आईबीसी कंफर्म नहीं करता। लेकिन जिस तरीके से लगभग 1 दर्जन के ऊपर अब तक वंदे भारत को टारगेट किया गया है, ये कहीं ना कहीं एक आने वाले समय में बड़ा हादसा हो सकता है। आईबीसी 24 इसको रेलवे को और जो प्रशासन है रायबरेली उनको अलर्ट करना चाहता है कि आने वाले समय में आप अपनी जो जांच एजेंसियां हैं उनको इस तरीके से जांच करवाएं कि आने वाले समय में एक बड़े हादसे में तब्दील ना हो, ताकि जिस तरीके से हादसे लगातार वंदे भारत पे हो रहे हैं उनसे हमारे आम नागरिक और एक रायबरेली जिले की जो छवि खराब हो रही है कि रायबरेली में ही अब तक दर्जन के ऊपर हमले हो चुके वंदे भारत पे, ये छवि बरकरार रहे और अच्छी से बनी रहे। जैसे रायबरेली को वीवीआईपी जाना जाता है एक अच्छे से जिले के रूप में, और नेता प्रतिपक्ष इसको रिप्रेजेंट करते हैं सांसद होने के नाते, तो कहीं ना कहीं उस तरीके से रेलवे को इस पे एक कठोर कदम उठाना चाहिए कि लगातार इस तरीके हमले के पीछे आखिर कौन है। जैसा आपने कहा कि आखिर कौन शख्स है, क्या ये हमला जानबूझ के हो रहा है, क्या ये अलग अलग जगह पे जो हो रहे हैं ये सारी चीजें क्या रणनीति के तहत है, ये जांच का विषय होगा। इसमें हम और आप और आईबीसी 24 इज नॉट क्लियर कि वो कौन है या नहीं, लेकिन उसमें कठोर कदम उठाना चाहिए रेलवे को, रेलवे प्रशासन को। इस खबर के माध्यम से हम यही बताना चाहेंगे कि उसमें कहीं ना कहीं एक कठोर कदम उठे, जिससे जो है आने वाले समय में लोगों को सबक मिले कि रेलवे एक ऐसी संपत्ति है हमारे देश की जिसको आप अगर नुकसान पहुंचाओगे तो आपके साथ ये हो सकता है। जी बिल्कुल इंद्रवीर, रेलवे को जरूर कोई सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए ना सिर्फ ये वंदे भारत के ऊपर पथराव की खबरें हैं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा मसला है। ऐसे में कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन को कठोर कदम उठाने की बेहद जरूरत है। ये कहने की बिल्कुल भी सोच और संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में यात्री रेल से सफर करते हैं और अगर उसमें इस तरह की घटना घटित होगी, कई जगहों पर देखा भी गया, राजधानी में भी देखा गया कि रेलवे पटरियों पर बीच ट्रैक पे लकड़ी रखी गई है, कहीं गेट रखा गया है। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है, जिससे कहीं ना कहीं साजिश की भूख नजर आ रही है। फिलहाल रेलवे पुलिस को कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को गहनता के साथ जांच कर रही है, इसके पीछे जो भी लोग दोषी है उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। आदर्श हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, बताइए आदर्श। सभी को नमस्कार। भारत माता की जय। आज हमारे हर घर तिरंगा यात्रा के निमित्त यह तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह हमारे पूरे भारतवर्ष में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें जन जन तक तिरंगे का महत्व को समझाने का कार्य किया गया और युवाओं में जोश भरने का कार्य किया गया तिरंगा यात्रा के माध्यम से। क्योंकि तिरंगा वह है जो हमारा गर्व है, स्वाभिमान है, सम्मान है। जिस तिरंगे के लिए हमारे सैनिक अपने हंसते हंसते प्राणों को निछावर कर देते हैं, इस तिरंगा यात्रा को निकाल कर हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको जन संदेश देने का कार्य किया गया है कि तिरंगे के लिए हम मर भी सकते हैं और जब जरूरत पड़ेगी तो अपने प्राण निछावर भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ेगी तो प्राण ले भी सकते हैं। इस तिरंगे के सम्मान को कभी घटने नहीं देंगे और तिरंगे के सम्मान के लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे। इसी उद्देश्य से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था और यह 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा चलेगी और हर घर में 15 तारीख को तिरंगा यात्रा फहराया जाएगा और बच्चे के माध्यम से तिरंगा या घर पर लगाया जाएगा, जिससे कि बच्चे का मन में भी तिरंगा के लिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा आए और उनके संदेश जाए तिरंगे के। ये तिरंगा यात्रा कहाँ से निकाली गई है? यह तिरंगा का आयोजन गांधी भवन से होते हुए सोल्जर बोर्ड चौराहा, सिनेमा चौराहा और बड़ा चौराहा होते हुए अटल चौक होते हुए शहीद उद्यान में इसका समापन किया गया है। शहीद उद्यानों में हमारे जो क्रांतिकारी वीर शहीद रहे हैं उनके ऊपर पुष्पांजलि कर श्रद्धा सुमन अर्पित करके इस कार्यक्रम का समापन किया गया है। भारत माता की जय। माता की जय।
हो गया है और अगर मेरा हरदोई पूरा आज पूरा भाजपा में हो गया। मैं हरदोई से बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदर्श इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि लगातार देखिए जिस तरीके से तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्रा निकाली जाए उत्तर प्रदेश भाजपा की तरफ से हर घर तक और हर तिरंगा एक यात्रा के माध्यम से लोगों तक संदेश भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आदर्श। सरफराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहराइच से। सरफराज, कौन सी बड़ी खबर है? जी अखंड जी, आपको बता दें जैसे अभी आदर्श भाई ने दिखाया तिरंगा यात्रा को लेके, ऐसे ही बहराइच में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत पुलिस द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई और जिसमें जिलाधिकारी और हमारे बहराइच के कप्तान वो दोनों ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया और लोगों से अपील की है कि हर घरों में तिरंगा लगाना अनिवार्य है। जी बिल्कुल सरफराज, देखिए देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और ये जी बताने जी की आवश्यकता नहीं है कि अपने घर पर तिरंगा लगाएं। लोगों को खुद से जी इसके बारे में खुद, क्योंकि देखिए ये कोई छुट्टी का दिन बिल्कुल नहीं है, आजादी का दिन है। और अगर हमको कोई पार्टी या फिर कोई अधिकारी अगर ये बताता है तो ये बड़ी शर्म की बात है। हम सभी देशवासियों को इस बिल्कुल दिन का महत्व समझना चाहिए और कम से कम अपने बिल्कुल घरों पर इस तरीके से, क्योंकि देशभक्ति की जो मसाल जी जी और जगाई थी और जिस तरीके से हमने आजादी पाई है उसे हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल अपने अंदर इसे जगाए रखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी कवायद और बिल्कुल शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो या फिर तमाम जो जी जी पुलिस बल के लोग हो, प्रशासन के लोग हो, इस चीज को आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा दिन है, ये सभी पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हमने आजादी पाई और आजादी का महत्व कितना ज्यादा है इस बात को हमें समझना चाहिए। किस तरीके से हमारे जो तमाम जो क्रांतिकारी थे, जो वीर सपूत थे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जिसकी वजह से आज हम आजाद इस लोकतंत्र में अपनी बातों को रख पा रहे बिल्कुल हैं और आजाद घूम पा रहे हैं। बहुत बड़ा संघर्ष उन्होंने किया है हम सभी की जी आजादी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए सरफराज, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इसी महत्वपूर्ण दिन के लिए तमाम इस बिल्कुल तरीके की कवायद पूरे सरकार की तरफ से की जा रही है और जिला प्रशासन भी इसको लेकर के अलर्ट होकर और आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें विधानसभा की कार्रवाई चल रही है और वहां पर विपक्ष लगातार हमले कर रहा है। फतेहपुर में जिस तरीके से मकबरे में घुस करके वहां पर हिंदू संगठन ने जो बवाल किया था उसको लेकर के विधानसभा में खूब हो हल्ला हो रहा है, लेकिन इसको लेकर के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना एकदम अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं और गुस्से में उन्होंने विपक्ष को फटकार भी लगाई है। तमाम ऐसे नेता थे, जब विधानसभा की आज की कार्रवाई शुरू होने की उससे पहले ही बोला था कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक है वो चाहते ही नहीं कि सदन सुचारू रूप से चल सके। और यहाँ तक कि सुरेश खन्ना जी हैं, उन्होंने भी बोला कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक कार्य कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अराजकता को दिखाता है। वो दिखाता है कि किस तरीके से अराजकता फैलाई जा रही है, क्योंकि सदन की कार्रवाई है, 4 दिनों का ये पूरा का पूरा सत्र है। कल की कार्रवाई कहीं ना कहीं बहुत कम समय के लिए हुई थी और आज जिस तरीके से चल रहा है वहां पर भी विपक्ष लगातार हमलावर है योगी सरकार पर और सवालों पे सवाल पूछ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कल फतेहपुर में एक घटना घटित हुई थी और उस घटना में कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा किया कि जिस तरीके से वहां पर हिंदू संगठन के लोगों ने मकबरे में घुस करके ना सिर्फ तोड़ फोड़ की बल्कि वहां पर भगवा झंडा भी लगाया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, नामजद किया है। सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष वहां के बीजेपी के जिला अध्यक्ष है उस पर आरोप लगा रहा है और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि बीजेपी अगर यही काम किसी और ने किया होता तो बीजेपी उसके छाती पर गोली मार देती। ये कहना है इमरान मसूद का, कांग्रेस से सांसद है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके की पूरी कार्रवाई हो रही है उस पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े जरूर कर रहा है और ये बताने का प्रयास कर रहा है कि अगर किसी दूसरे समुदाय के लोग ने इस तरीके कार्य किया होता तो पुलिस उनके साथ सख्ती से निपटती। लेकिन यहाँ पर जिसने इस पूरे घटना को अंजाम दिया, जो उसमें शामिल था, उसके साथ नरमी बरत रही है और यहाँ तक करी कि आपसी सौहार्द के साथ इसको हम निपटा लेंगे। वही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर के कटाक्ष किया था और पोस्ट किया था कि जो जिस तरीके से सौहार्द है, आपसी सौहार्द, उसे बिगाड़ने का काम करती है और कहीं ना कहीं नाकामी छिपाने के लिए इस तरीके के मसलों को आगे लेकर के आती है कि कहीं ना कहीं समाज में लोगों में विद्वेष पैदा हो और आपसी सद्भाव उसमें कमी आए। यही इसी कारण है कि जो तमाम विपक्षी दल हैं वो लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। लेकिन कल जिस तरीके से पूरी की पूरी घटना ये फतेहपुर में घटी है उसने कहीं ना कहीं लोगों को जरूर परेशान किया और सरकार को भी परेशान किया, लेकिन उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और तमाम जो उपद्रवी होते हैं उनके खिलाफ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है और उनको गिरफ्तार करने के लिए प्रयास भी कर रही है, क्योंकि तमाम जो वहां पर अधिकारी हैं वो उसको सेटल करने में लगे हुए थे कि किस तरीके से पूरा का पूरा मामला सुलझ जाए। लेकिन एक बहुत बड़ा बवाल वहां पर हुआ देखने को मिला, जिसके बाद विपक्ष को मुद्दा मिला और यही कारण है कि विधानसभा की आज कार्रवाई के समय स्टार्टिंग में ही विपक्ष के जितने भी विधायक थे उन्होंने फतेहपुर मसले पर सवाल जवाब
करने के लिए और फतेहपुर पे चर्चा करने की बात की थी, लेकिन फिलहाल वहां पर हंगामा एकदम जोरों शोरों से बरपा हुआ है। वहीं फतेहपुर की घटना पर जो बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष है मायावती, उन्होंने भी कहा है कि सरकार को इस पूरे फैसले पर ध्यान से देखना चाहिए और किसी भी तरीके से आपसी सौहार्द ना बिगड़ने पाए, इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तमाम ऐसे नेता है, राजनीतिक दल हैं या कहें कि एआईएमआईएम के जो यहाँ का जो नेता है आसिम वकार, उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने बोला है बसपा सुप्रीमो पर हमला बोला और उन्होंने कहा है कि झूठी राजनीति करने से बचना चाहिए और कम से कम सरकार को आईना दिखाने के लिए समर्थन में खड़े होना चाहिए था। लेकिन वो केवल और केवल एक तरीके से प्रयास कर रही है कि वो दिखाने का प्रयास करी कि वो मुसलमानों के साथ है, लेकिन इस मुद्दे पर वो कहीं भी मुसलमानों के साथ खड़ी हुई नजर नहीं आ रही है। उनकी जरूरत हमें नहीं है। लेकिन एक और खबर बहुत जरूरी है, क्योंकि ये खबर लगातार बारिश से जिस तरीके से जल प्रलय जो बढ़ रहा है, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं और लोग इससे उबर नहीं पा रहे हैं। कई कई फीट तक कहीं पर पानी है। यही अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर भी गोमती का जो जल स्तर है वो करीब करीब 1 मीटर ऊपर है, वहां पर जिसकी वजह से स्थितियां इस तरीके की हो गई है कि बीकेटी जल गाँव में रही है और इलाज के लिए हमारी तंदुरुस्ती की बात है। फिलहाल स्तर है वो बढ़ा हुआ है और अगर 109 हो जाएगा तो कहीं न कहीं दिक्कत बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आज 6 गेट खोल दिए गए हैं तो पानी का जो दबाव है उसे कम किया जा सकता है। ऐसे कुमार साहब जुड़े हुए बात जी अखंड, आज आपको बताते चले सुल्तानपुर जनपद में लोक निर्माण विभाग की स्थिति जो है डामाडोल नजर आ रही है। ये बरसात के दिनों में इनकी स्थिति ये है कि जो मटेरियल इनको डालना चाहिए रोड की मजबूती के लिए, उसमें एक कोताही करते नजर आ रहे हैं। ठेकेदार किस तरह से काम करते हैं इस पर कोई रोक टोक नहीं है। अधिकारी से अगर उनसे सवाल जवाब किया जाता है, प्रांतीय खंड अधिकारी से भी, शासी अभियंता से भी या जेई संबंधित जेई से भी, तो गोल मटोल वो बात करते रहते हैं। यही कहते रहते हैं कि हमारी काम की प्रमुखता है, लेकिन मेन रूप से ये है कि हर जगह जो है जल भराव की समस्या बनी हुई है। आज रोड बनता है, आगे से रोड बनता रहता है, दूसरे ही दिन गिट्टियां जो है पूरी रेट में उधरती रहेंगी। आगे हम लाइव में आपको दिखाएंगे ऐसी लोक निर्माण विभाग ऐसा रोड बनाया है कि आप हाथ से गिट्टियां लेते रहेंगे, बटोरते रहेंगे। अगर आप झाड़ू मारेंगे तो गिट्टी आपकी सब बाहर हो जाएगी। जो तारकोल और इसमें केमिकल का जो प्रयोग किया जाता है वो नाम मात्र किया जाता है। इनके केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, केवल अपना टारगेट दिखा रहे हैं, खाना इतने रोडें हमने बना ली है। और किसी का या जो पेमेंट फुल चाहिए और क्वालिटी जानकारी के पास अभी आपको बताते चलिए धनपत कानपुर में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी सड़कें हैं जो गड्ढा युक्त पूरी तरीके से बात हो रही लगभग राजधानी की सड़कों का हाल है। कई ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं उसको भरना अपने आप सबसे बड़ी बात है कि अखंड आपको बनाई जाती है उसके बाद वही हाल हो जाता है कि गड्ढे और जो सड़क है वो पानी बह जाती है। अखंड आपको बताते चले सुल्तानपुर का एक ऐसा वाकया देखने को मिला। धनपतगंज तहसील ब्लॉक पड़ता है, उसी सीएससी उसी रोड पे पड़ता है। मायंग रोड जो है उस पर आईजीआरएस भी पड़ता है। आईजीआरएस जब पड़ता है कि हाँ ये रोड जो है बना नहीं है, तो उसमें लेखपाल और संबंधित अधिकारी जेई क्लीन चिट की रिपोर्ट दे देते हैं। लेकिन ये मामला ये है कि आज तक वो रोड बना ही नहीं। उसका बिल पास हो गया, रोड बन के तैयार हो गया, फीता भी कट गया, लेकिन रोड धरातल पे जाने के बाद जब आईबीसीटी की वहां पहुंचती है तो देखती है उस रोड पे लगभग 2.5 से 3 फीट का गड्ढा है और गड्ढे नजदीक हैं कि आप ये समझिए कि 2-3 फीट की दूरी पे गड्ढे हैं। अगर कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, ऑटो रिक्शा जाता है, बरसात के दिनों में जाता है तो पलटता रहता है। मोटरसाइकिल वाले भी चोटिल होते हैं और रिक्शे वाले भी चोटिल होते हैं। अगर 4 व्हीलर सामने से आ रही है और बगल से अगर ऑटो रिक्शा निकल रहा है तो या तो उनका भिड़ना
है या तो उनका पलटना तय है। ये स्थिति माइन रोड की है, और जबकि रोड बनके आज 1.5 साल पहले दिखाया जा रहा है कि बनके तैयार, मतलब उसके दिखा रहे हैं पेपर में ऑन पेपर कि रोड बन चुका है, लेकिन जो स्थिति, ये धराशायी स्थिति सुल्तानपुर जनपद की है कि लोक निर्माण विभाग केवल खानापूर्ति IGRS की रिपोर्ट ऐसे लगा रहे हैं कि यहाँ बन के तैयार हो गया है, लेकिन सत्यता ये है कि रोड अभी आज तक बना ही नहीं है। जब से ये दिखा रहे हैं रोड बना ही नहीं है, बस ये केवल कागजों में दिखा रहे हैं कि ये रोड बन के तैयार हुआ, ठेकेदार का बिल पास हो गया और लोक निर्माण विभाग की जो सेटिंग गेटिंग है वो भी पूरी हो गई। लेकिन आज जनता और वहाँ के स्थानीय लोग या बाहर से आने वाले लोग उस रोड से जाते हैं तो तौबा तौबा बोलते हैं कि हम किस रोड पे चले आए, भूल से अब इस रोड पर दोबारा हम कदम नहीं रखेंगे। ये स्थिति सुल्तानपुर जनपद की बड़ी दयनीय है। बिल्कुल दयनीय है, होनी भी चाहिए कि अगर जिस तरीके की स्थितियाँ अधिकारियों ने बना रखी है, तय नहीं होती, आखिर उसकी होनी है कागजों में, लेकिन धरातल पे वो है ही नहीं, तय नहीं होगी तब। अगर फिर अधिकारियों को पे नहीं आ रहा है, अलग विषय है। कारण क्या है? सेटिंग के मामले में जब का धन उठ जाए, ठेकेदार को पेमेंट हो जाए, तब तक के करो, जल्द से जल्द तो भर जाए, होता है। किसी का परिवार अगर होता है, तो अधिकारियों को उससे कोई लेना-देना नहीं है, अपना व्यवस्था बनाते हैं, ये रोडें साफ हो जाए। और अगर इस तरीके की व्यवस्था है और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरीके की अधिकारियों के लिए बोलते हैं कि जो भी भ्रष्टाचारी वो बचेगा नहीं, लेकिन अगर इस तरीके का भ्रष्टाचार आ रहा है तो कम से कम उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि उनकी साथ तो याद रखें, जो सड़क बनी ही नहीं उसका पेमेंट लेकर के उन्होंने कहाँ खर्च कर दिया। कम से कम इस बात को जानकारी उन अधिकारियों तक भी पहुंचनी चाहिए, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन तमाम लोगों को, जो भी लोग इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे अधिकारी ना सिर्फ देश की प्रगति में बाधा है, बल्कि उन तमाम लोगों की जिंदगियों के साथ भी खिलवाड़ करने का काम करते हैं, जो लोग इस रोड से चलने पर मजबूर हैं। इतने बड़े-बड़े गड्ढों में अगर वो जाएँगे तो हो सकता है वो चोटिल हो जाएँगे, या फिर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। कभी-कभी जलभराव की स्थिति में लोगों को पता नहीं चलता, वहाँ कोई अचानक से पहुँचता है, उस गड्ढे की वजह से उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है। फिलहाल ऐसे अधिकारियों पर, ऐसे विभाग में जो भी कार्यरत कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए, और मुख्यमंत्री को इसके लिए एक जाँच के आदेश देने चाहिए कि क्या सच में ये रोड बनी है या नहीं बनी है, और अगर नहीं बनी है, उसका फर्जी पेमेंट किया गया है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए एसपी सिंह। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके की कार्यशैली है इन अधिकारियों की, अपने आप में सवालों में घेरे में रहती है। जिस रोड का निर्माण ही नहीं हुआ, उसका पेमेंट करा दिया जाता है, और तो और उ कुछ मतलब दिखाया भी जाता है कि किस तरीके से बनी है। अगर धरातल पर बनी ही नहीं, तो उसका पेमेंट कैसा? और उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जो बनाई तो जाती हैं, लेकिन एक बारिश भी वो सड़क झेल नहीं पाती है। इतने बड़े-बड़े गड्ढे हो जाते हैं कि उन गड्ढों में से गाड़ी निकल पाना अपने आप में बहुत मुश्किल टास्क होता है। वहाँ से गाड़ी निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी, ये भी देखने वाली बात है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाज़िर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।